गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एप्टेट एजुटेक के तरफ से आज का सेमिनार किस चीज पर हो रहा है? आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। आपके लिए एप्टेट ने एक सेमिनार का आयोजन किया है और वो सेमिनार है बैंकिंग एग्जाम पे। अभी मुझे कुछ पहले आपसे सवाल करना ये है कि कितने लोगों ने इसके पहले एग्जाम दिया है बैंकिंग का? बैंकिंग का दिया है और कितने लोगों ने दिया है? यस, आपने? नहीं। और अदर देन बैंकिंग एग्जाम कितने लोगों ने दिया है बैंकिंग के अलावा? देखो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कंसंट्रेशन से मुझे सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको कुछ ऐसी बात पता चले कि शायद वो आपको नहीं पता हो। तो अगर आपका कोई काम होगा या सिग्नेचर वगैरह तो वो कंप्लीट कर दीजिए, और थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। आपने कौन सा एग्जाम दिया है? ओके। तो आज आप यहाँ पर आए हैं एक स्पेशल पर्पस से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है। अब आपको बताता हूँ कि जैसा हमारे ऑल ओवर इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारी है टॉप लेवल की, जैसे यूपीएससी से लेकर तो एकदम ग्राउंड लेवल से जाएंगे तो महानगर पालिका या जिला परिषद का चपरासी का एग्जाम भी होता है। राइट है? ओके। तो कैटेगरी होती है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे है कि जिनका टारगेट फिक्स होता है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है, मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। और दूसरा एक स्टूडेंट वो होता है कि सिचुएशन के अनुसार वो खुद को ढाल देता है कि मुझे जो भी नौकरी मिले वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो हर चीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में हो, सबसे पहले वो। और इसके पीछे बिहाइंड रीजन ये होता है कि आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि चॉइस तभी हो सकती जब पेट भरा हो, और एडजस्टमेंट तब होती है जब पेट खाली होता है। तो इसीलिए अगर हमारा बैकग्राउंड, इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमें चॉइस है। तो अगर हमारा वो नहीं है तो सबसे पहले हम उसे ठीक करेंगे। और एक बहुत ही आसान तरीका है जो सब बहुत ही कम समय में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, वो है बैंकिंग एग्जाम। अब वो कम से कम समय में कैसे क्रैक किया जाता है और उसकी क्या स्पेशलिटी है, यह सेमिनार में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चलता है कि बैंकिंग एग्जाम बहुत टफ होती है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं 15 साल से बैंकिंग एग्जाम के लिए कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग एग्जाम से अलावा ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं जो इतनी आसान हो सकती है। उसका रीजन बताता हूँ। 2 दिन पहले आईबीपीएस, आईबीपीएस जानते हैं आप सभी लोग? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस जो एग्जाम एक एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बैंकिंग बैंक है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। बराबर। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र बैंक है। महाराष्ट्र बैंक में कितने टाइप के कर्मचारी होते हैं? 4 टाइप के। एक चपरासी होता है जो सबको पानी चाय पिलाता है, फाइल इधर उधर करता है। एक क्लर्क होता है जो ऑडियंस को डील करता है। एक क्लर्क के पीछे बैठा होता है वो असिस्टेंट मैनेजर, पीओ होता है। और एक जो डायरेक्ट एसी चेंबर में बैठा होता है वो मैनेजर होता है। लोगों ने एक ही एग्जाम दिया होगा क्या? नहीं। सबके एग्जाम अलग है, सबका एजुकेशन अलग है, और सबका आईक्यू लेवल भी अलग है। अपने अपने हिसाब से सभी लोग काम कर रहे हैं। राइट? तो हमें अब देखिए, मैंने ये बताना है आपको कि कम से कम 2 दिन पहले आईबीपीएस आरआरबी का 9,995 जगह के लिए वैकेंसी लॉन्च किया। कितनी? 9,995 वैकेंसीज। अब उसकी एग्जाम कब होने वाली है? अगस्त 2024 में। ये कौन सा महीना चल रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने में प्री एग्जाम होगा। कितने मार्क के लिए? 80 क्वेश्चन ओनली। वन ऑफ देम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द 40 क्वेश्चन, एंड अदर रीजनिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन। सिर्फ 80 मार्क का एग्जाम। अगर उसको क्वालिफाई कर दिए
तो अगस्त के तुरंत एक महीने बाद सितंबर में आपका मेंस एग्जाम होगा। उसमें आपको क्या होगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, 200 क्वेश्चन। ओके, ओनली एक महीना। और अगर उसको आपने क्रैक कर दिया तो उसके 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता। 1.5 मंथ में आपका रिजल्ट आया। देखो ये जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त में फर्स्ट एग्जाम, सितंबर में दूसरे एग्जाम, अक्टूबर नवंबर में आपका मेरिट लिस्ट रेडी। 6 महीने में आपका जॉब फाइनल। एक तो हाँ या तो ना। अब हाँ में कन्वर्ट करने के लिए उतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा। 6 साल लग जाते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के मोरल भी डाउन हो जाता है और कॉन्फिडेंट भी लो हो जाता है। लेकिन अगर 6 महीने, 6 साल की ताकत अगर 6 महीने में लगा दिया जाए तो ये नौकरी हमें मिल सकती है। क्या करना है कि जो 6 साल से लोग बैठे हुए हैं उनकी पूरी ताकत सिर्फ 6 महीने में लगाना है। और सब्जेक्ट कितने, सिर्फ 5, सिर्फ 5 सब्जेक्ट है। तो मैं ये शुरुआत ही ऐसा इसलिए किया आपको, मैंने इंफॉर्मेशन देने के पहले आपको ये चीज इसलिए बताया ताकि आप इसके प्रति पॉजिटिव हो जाओ। अगर आपके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी भरी होती है, शायद बहुत समय लगता हो, बहुत टफ है। अब मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बैंकिंग का एग्जाम टफ है, तो उसमें के सब्जेक्ट के मैं नाम लेता हूं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, जनरल स्टडी है। तो भारत में ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसमें ये 4 सब्जेक्ट नहीं आते? यूपीएससी में है चारों भी सब्जेक्ट, एमपीएससी में है चारों भी सब्जेक्ट, कंबाइन में है चारों भी सब्जेक्ट, इवन पुलिस भर्ती दे दो इंग्लिश छोड़ के, बाकी सब में भी वो सब। इसका मतलब यही तो सब्जेक्ट है जो हर जगह मिल रहे हैं, तो फिर मुश्किल कैसा हो गया? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय कम है और दौड़ना तेज है। और उधर ऐसा है, एमपीएससी यूपीएससी में इस साल तुम्हारा प्री होगा, अगले साल तुम्हारा मेंस होगा, उसके अगले साल तुम्हारा इंटरव्यू होगा और फिर तुमको चांस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है और ये सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत ज़रूरी होता है कि जॉब जल्द से जल्द लगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आज का सेमिनार है। और जो लोगों का चॉइस है कि आई वांट टू बिकम ओनली प्रोबेशनरी ऑफिसर विद इन ओनली 1 ईयर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए कि 1 साल बहुत बढ़िया बात होगी। अब अगर हम आज से शुरू करते हैं कि चलो मुझे आने वाले 6 महीने में क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है आने वाले 6 महीने में, तो देखिए अगर हमारे पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से हम एप्टेट एजुटेक की तरफ से आपको ये सभी के सभी सब्जेक्ट, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपको आएगा जरूर। एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपको आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको वो कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो जरूरी है। अब दूसरी बात, एक और बेनिफिट बताता हूँ। इन केस अगर आपको पसंद नहीं है बैंक में जॉब करना और तुमने बैंक के एग्जाम क्रैक कर लिया ओके, बैंक के एग्जाम क्रैक कर लिया, फिर आपको लगा कि अभी 1-2 साल में मैं जॉब किया, थोड़ा बहुत मेरा फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गया, अभी मुझे कोई तो भी दूसरा जॉब करना है, तो आपने जो स्टडी किया था, आपने जो मैथ्स पढ़ा था, आपने जो रीजनिंग पढ़ा था, आपने जो इंग्लिश पढ़ा था, ये सारा का सारा आपके दूसरे एग्जाम में काम में आएगा, वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपकी चॉइस है तो आप उधर जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सब लोगों ने एक तय करके रखा है कि ओनली कॉमर्स स्टूडेंट कैन प्रीफर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, ऐसे लोगों ने सोच के रखा है। तो ये इतनी गलत चीज़ है और गलत सोच है कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कॉमर्स जो पढ़ते हैं उनको क्या पढ़ाया जाता है, अकाउंट पढ़ाया जाता है। जो बैंक में काम करते समय काम में आएगा उनके, लेकिन बैंक के एग्जाम फेस करते समय उसका 1% भी काम में नहीं आएगा।
नहीं तो जो जिन स्टूडेंट ने कॉमर्स में किए बीकॉम किया होगा उनको मालूम होगा कि बैंक के एग्जाम में का भी उनको नहीं समझ में आता जब तक वो प्रिपरेशन चालू नहीं करते। तो ये सबसे पहली सोच हटा दो आप। आर्ट्स वाला भी वही है, कॉमर्स वाला भी वही है, साइंस वाला भी वही है, इंजीनियरिंग वाला भी वही है, सबके लिए ये चीज कॉमन है। तो बीए वाला क्यों नहीं कर सकता या कॉमर्स वाला क्यों कर सकता, तो ये दिमाग से हटा दो, ये सबके लिए सेम है। थोड़ा सा इशू ये है कि जिन लोगों बीए वालों को थोड़ा सा डर इस बात का है तो इंग्लिश का, है ना? मुझे मैंने जितना ऑब्जर्व किया अभी तक मुझे ऐसा लगा कि आर्ट्स वाले लोग इसलिए बैंकिंग सेक्टर में नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ ओनली इंग्लिश। और तुमको बताता हूँ वो जो फील्ड को चूज करते हैं शायद कंबाइन एमपीएससी यूपीएससी उधर भी इंग्लिश ही है, भाग ही नहीं सकते आप, इंग्लिश का पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो जिंदगी में अगर तुम्हारे सामने इंग्लिश ये सब्जेक्ट आ ही गया तो क्यों ना एक बार फेस ही कर लेते और उसकी चिंता हमेशा के लिए मिटा देते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश इस सब्जेक्ट की वजह से बैंकिंग में नहीं आना चाहते। तो मैं आपको बताऊं कि लोगों को ऐसा लगता है कि रीजनिंग मैथ मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ ग्रामर, तो मुझे अंदर से ऐसा फील आता है कि इंग्लिश में रीजनिंग मैथ से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो जिन लोगों को चिंताएं है कि इंग्लिश नहीं हो पाएगा, तो अगर यहाँ पर एप्टैट में अगर इंग्लिश पढ़ लिए तो आपको कंबाइन हो या एमपीएससी साइड हो तो यहाँ पर भी वो ग्रामर का बहुत सारा फायदा हो जाएगा। इतना ठीक तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है, राइट? अभी हमारे यहाँ पर कुछ साइट्स बने हुए हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है उस सेक्टर में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम कितनी कितनी होंगी। सबसे पहली होती है आईबीपीएस। जिन लोगों को आईबीपीएस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, 2 सेकंड में आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 2011 में लॉन्च हुआ। वो इसलिए हुआ, 2011 के पहले क्या हुआ था, हमारे इंडिया में 21 बैंक है थी नेशनलाइज। हर बैंक को क्लर्क की आवश्यकता पड़ती थी, पीओ की आवश्यकता पड़ती थी, असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता पड़ती थी। वो क्या थी, हर बैंक जैसे महाराष्ट्र बैंक को 100 क्लर्क की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी लॉन्च कर दिया, 100 क्लर्क लगेंगे। फिर स्टूडेंट उसके लिए फॉर्म भरते थे, एग्जाम होती थी, 100 क्लर्क सिलेक्ट होते थे, बाकी घर जाओ। फिर देना बैंक को भी पीओ की जरूरत पड़ी, फिर कैनरा बैंक को पड़ी। तो ये अलग अलग बैंक ने एग्जाम लेने से अच्छा आईबीपीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जो भारत की 21 बैंक के लिए पूरे साल में एक बार क्लर्क का एग्जाम लेगा, एक बार प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम लेगा, एक बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम लेगा। आईबीपीएस सारे बैंक के लिए एक बार एक पोस्ट के लिए एग्जाम लेगा। अब कैसा होगा कि ये देना बैंक है, ये यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, इनको 100 क्लर्क चाहिए, इनको 200 क्लर्क चाहिए, इनको 500 क्लर्क चाहिए, इनको 1000 क्लर्क चाहिए। तो सबका डाटा एक सिलेक्ट हो गया, मानो 35,000 क्लर्क चाहिए सारे बैंक। अब ये 35,000 क्लर्क के लिए वैकेंसी लॉन्च होंगी पूरे साल में एक बार। जो स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट एग्जाम देंगे, फाइनल हो जाएंगे और वो एक साल में लग जाएंगे। उसी प्रकार से प्रोबेशनरी ऑफिसर चलेगा, उसी प्रकार से स्पेशलिस्ट ऑफिसर चलेगा। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप जानते हो, जिन व्यक्तियों का, जिन स्टूडेंट का स्पेशल एजुकेशन होगा, फॉर एग्जांपल किसी का आईटी इंजीनियरिंग हुआ है तो उसके लिए आईटी ऑफिसर का जॉब है, किसी का एलएलबी हुआ है तो लॉ ऑफिसर का जॉब होगा। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ऐसी 3 कैटेगरी, कितना हुआ, एक क्लर्क, एक पीओ और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये हो गए आईबीपीएस का प्लेन, जो बीए बीकॉम बीएससी कोई भी दे सकता है। उसके बाद में आईबीपीएस आरआरबी आता है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब ऑल ओवर इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जितनी भी प्रकार की है उन सब में क्लर्क और ऑफिसर्स लगते हैं। तो इनकी भी साल में क्लर्क की और ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 की अलग अलग एग्जाम होंगी जो अभी लॉन्च हुई है। तो कितनी एग्जाम हो गए देखो, साल में आईबीपीएस ने एक क्लर्क लिया, एक पीओ लिया, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर लिया, आरआरबी ने एक क्लर्क लिया और ऑफिसर लिया, कितनी होगी, 5। तो आईबीपीएस ने इन सभी बैंक के लिए 5 एग्जाम ले लिए नॉर्मली। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईबीपीएस को ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि मेरे लिए एग्जाम कंडक्ट कर। तो आईबीपीएस सेल्फ खुद इंडिविजुअली एग्जाम लेता है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी साल में क्लर्क, पीओ का एग्जाम लेता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम लेता है। कितने एग्जाम हो गए? 5 और 3, 8 एग्जाम हो गए। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको भी क्लर्क, ग्रेड बी, ग्रेड सी का एग्जाम ऑफिसर का जरूरत पड़ती है, वो भी 2 एग्जाम लेता है। 8 और 2 हो गए 10 हो गए। उसके बाद में नाबार्ड आती है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड को भी ऑफिसर्स और क्लर्क की जरूरत पड़ती है। कितने एग्जाम हो गए? 12। ओके। उसके बाद में एलआईसी आता है, एलआईसी को असिस्टेंट और ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, तो एलआईसी भी लॉन्च करता है, और वो भी कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? आईबीपीएस के द्वारा। कितने हो गए? 14 एग्जाम। इस प्रकार से डिफरेंट क्या हुआ? आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी, इनके अप्रोक्सीमेटली 15 एग्जाम होती है। हमें कानो कान खबर नहीं। इसके अलावा आज भी अगर तुम नोटिफिकेशन में जाओ ना, आज भी अभी भी, तो तुमको 5 इंडिविजुअल बैंक का नोटिफिकेशन में वैकेंसीज पड़ा हुआ है। सेंट्रल बैंक का ऑफिसर ग्रेड बी का पड़ा हुआ है, इलाहाबाद बैंक का अलग से पड़ा है। ऐसे 5 बैंकों का इंडिविजुअल पड़ा है, जो एकदम क्रीम लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ऑफिसर लोग होते हैं, स्पेशल ऑफिसर, जैसे क्रेडिटर ऑफिसर्स हो गए। अब उसके लिए सब्जेक्ट सेम है, लेकिन लेवल बढ़ गया है। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया, जो नॉर्मल एग्जाम चल रही है उसके बारे में। ओके, तो 15 एग्जाम। मुझे बताओ, अगर तुमने पूरा पूरा कंप्लीट अपना दिल और जान लगाकर 1 साल अगर पढ़ाई कर लिया, तो 15 एग्जाम में से एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुए? ऐसा हो सकता आपसे? पूरा कंप्लीट दे दिया अपना 100%, तुम्हारे पास जितना पोटेंशियल है सब लगा दिया, एक भी सेकंड तुमने इधर उधर नहीं गवाया। एक सेकंड का हिसाब रखा कि मैं खाना भी खाने जा रहा हूँ, और खाना खा के जब वापस आ रहा हूँ तो रास्ते में अगर दोस्त मिल जाए तो 5 मिनट के लिए गपशप कर लूँ, इसका भी हिसाब तुम्हारे पास में है। तो क्या गारंटी नहीं है कि तुम 15 में से एक भी एग्जाम ना क्रैक करो? हो सकता है ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर इतना हिसाब है और इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो तुम, डेडिकेशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि आप एक भी एग्जाम पास ना हो। फेल होने का रीजन वही है कि आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो आपके टारगेट के साथ, वो रीजन है, उसके वजह से फेल होते हो। अदरवाइज रीजन नहीं होता है किसी को। जो लोग, देखो, कोई ना कोई वहां पर जो सीट लॉन्च हो रही है वहां पर कोई ना कोई लग ही रहे। तुम नहीं लग रहे तो आपके अलावा कोई ना कोई लग ही रहा। इसका मतलब यह है कि आपसे ज्यादा एफर्ट उसने किया है। फर्क सिर्फ इतना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या दिया जाता है? नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब वैकेंसीज कितनी होती है? सबसे ज्यादा ग्रोइंग होने वाला सेक्टर इंडिया में इकोनॉमिकल है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में ही लॉन्च होती है। अब आप धीरे धीरे सोचेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर सोचेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते जा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग जो सेक्टर है वो ग्रो ही होते जाएगा, इसकी लिमिट नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं, अभी ये ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आ गया तो इसके लिए एम्प्लॉयज वगैरह कम हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ऑनलाइन होगा उतना ज़्यादा वैकेंसी बढ़ते जाएगा, उसको ऑपरेट करने के लिए उतने ही एम्प्लॉयज की ज़रूरत रहेंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का दिमाग से हटा देना है। मैं बोलता हूँ कि 15 एग्जाम में। दूसरी बात तो आप ये सोचिए, ये ये बात दिमाग में आना निकाली दो कि वैकेंसीज कितनी है। मुझे बताओ, आपको लगने के लिए कितनी लगती? एक। तुम्हें लगने को कितनी लगेंगी? 2। एक तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे लिए, दोनों तुम निकालेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चाहिए ना, खत्म। नंबर ऑफ वैकेंसी का हमें क्या करना है भाई? एक मेरा है, बाकी तुम देख लो, मुझे कुछ पता नहीं है। एक मेरा है, उसमें 5 निकली है क्या? एक मेरा है, 4 देखो तुम क्या है। तो अब उसके लिए बताओ क्या करना है? रात का दिन और दिन का रात करना है, चलेगा, लेकिन एक मेरा फाइनल है।
अगर ये जोश है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में आपको रोक सकता है वो सीट लेने के लिए, सिवाय एक के, और वो खुद आप। दूसरा कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है लिमिटेड सिलेबस। अब ये लिमिटेड सिलेबस का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर तुम्हें चैप्टर बताया जाता है कि ये चैप्टर आएगा। जैसा तुम्हें बताया गया है कि शेयर जीएस में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का ए से लेकर जेड फिनिश हो गया। अब लिमिटेड सिलेबस में अगर कंपेयर हमने किया फॉर एग्जांपल यूपीएससी या एमपीएससी का, तो आपको ये नहीं पता है कि कौन से कंट्री का, कौन से जोग्राफिकल लेवल का, कौन से इवेंट का क्वेश्चन पूछेंगे। अनएक्सपेक्टेड इधर है, इधर पूरा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं यही आएगा। मैथमेटिक्स में यही आएगा, एलसीएम पे पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चन ये है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ये है, यही आएंगे। इधर फिक्स है, इधर अनएक्सपेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट डाला गया लिमिटेड सिलेबस। ओवरलैपिंग सिलेबस तो वही जाएगा हम कि लिमिटेड सिलेबस इसीलिए कहा गया है कि जितना जो टॉपिक दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल उसने बताया टोटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जब आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का एग्जाम देता है ना, तो सीधा बोल देता है मैथमेटिक्स पूछेंगे नहीं हम, ओनली डेटा इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, खत्म गेम। वो सीधा बोल देता है वो, हम मैथ्स पूछेंगे नहीं आपको एक भी क्वेश्चन। 40 मार्क का आउट ऑफ 40 मार्क डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाएगा, तुम सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन करके आओ। इधर ऐसा नहीं है, तो ये एक बेनिफिट होता है। तो ये बूमिंग सेक्टर है, बढ़ने वाला सेक्टर है, और इसमें आपको ग्रोथ कितनी हो सकती है आप सोच नहीं सकते। कि मैं बताता हूँ आपको कि मेरे दोस्त है, अभी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर गए हैं, 1.5 साल में ब्रांच मैनेजर बन गए, 1.5 साल में। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में इतना फास्ट ग्रोइंग नहीं हो सकता है कि इतने जल्दी उसका प्रमोशन ब्रांच मैनेजर तक पहुंचे। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हो जाता है कि हायर एजुकेशन हो जाता है, जैसा ग्रेजुएशन हो जाता है, किसी का एमबीए हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाता है, फिर उसके बाद में फॉर एग्जांपल कि आपका आईटी इंजीनियरिंग हो गया और आपने क्लर्क में एग्जाम दे दिया, आप क्लर्क पास हो गए और क्लर्क लग गए, 6 महीने के बाद बैंक को नोटिस आता कि आपने आईटी किया है। बैंक को मालूम रहता है, आपको ऑर्डर भेजते कि आप आईटी सेक्टर में आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में चले जाओ, 6 महीने में आपको मालूम पड़ता है, आपका एजुकेशन वहां पर नोटिफाई किया जाता है। अगर ये क्लर्क पास हो गई और क्लर्क एज अ ज्वाइन कर लिया, बाद में 6 महीने में बैंक को, ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस हुआ कि इन्होंने एलएलबी किया था, लॉ ऑफिसर है, तो लॉ ऑफिसर का न्यू स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेने से अच्छा इनको लॉ ऑफिसर में शिफ्ट कर देते हैं। ये एक ग्रोइंग और बूमिंग सेक्टर है, तो इसका एक बेनिफिट होता है हमारे सेक्टर में। अब रही बात सैलरी की। अब सैलरी जो बताई, जैसे क्लर्क में यहाँ 35,000 है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में 65,000 है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में 80,000 है, आरबीआई ग्रेड ए 1,50,000 और सेबी में 1,50,000 बताए। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि जैसा आप क्लर्क को ज्वाइन कर लेते हैं 35,000 मिल जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब ज्वाइन होता ना क्लर्क के लिए इंसान, तो इन परिस्थितियों से जूझ कर आता है ना, वो उसके लिए 35,000 मायने नहीं करती है, उसके लिए जॉब लग गई यही सबसे बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात हो जाती है कि मुझे जॉब लग गई यही खुशी है, सैलरी कितनी भी रहने दो। क्योंकि जिनका चॉइस है, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो क्लर्क के लिए प्रेफर करते ही नहीं। क्लर्क के लिए वो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एक मॉडरेट लेवल पे चलता है या लो लेवल पे चलता है, वही लोग क्लर्क के लिए। तो सैलरी ये जो 35,000 आपको दिख जाती है ना, तो 1 या 1.5 साल के बाद आप सोच नहीं सकते कि इतना ग्रो कैसे हो गया। कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या सर्विस सेक्टर में तुमको अर्न करने के लिए या ग्रो करने के लिए 10 साल लगेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारे हर 6 महीने में इतनी ग्रो हो जाती है कि एक क्लर्क का
भले उसका प्रमोशन ना हो जाए, लेकिन अगर उसकी सीनियरिटी से अगर देखा जाए तो क्लर्क की सैलरी 60-70,000 चली जाती है। तो सैलरी ये भी एक इशू होता है। अब प्रमोशन किस लेवल पे होते हैं, जैसे कि क्लर्क हो गए, आप क्लर्क हो गए तो सेकंड स्टेप आती है उसकी प्रोबेशनरी ऑफिसर। आप सीधा अटेम्प्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी कर सकते हैं, पीओ लेवल को। अगर पीओ लेवल को कर लिया तो मैनेजर होता है, जैसे मैंने बताया आपको, ब्रांच मैनेजर होता है जो अपनी ब्रांच से लिमिटेड होता है। सीनियर हो गए, चीफ हो गए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गया, या डीजीएम हो गया, या जनरल मैनेजर हो गया। तो इसमें स्टेजेस इतने हैं कि आपका रिटायरमेंट आने तक आपको इतने स्टेजेस मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल लेंगे, पुलिस भर्ती का अगर एक एग्जाम्पल लेते, तो अगर किसी ने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया और कांस्टेबल लग गया, तो हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा हेड कांस्टेबल होकर रिटायर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एएसआई तक चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कमिश्नर बने। लेकिन यहाँ पर चांस ऐसे है कि आप अगर क्लर्क ज्वाइन हो गए तो जीएम तक पहुंच सकते हो। और बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं एज अ क्लर्क ज्वाइन होने के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, डिग्री बैंक को शो करते हैं और प्रमोशन लेते हैं। ये एक बेनिफिट है बैंकिंग सेक्टर में। जबकि बाकी के सेक्टर में ऐसा है कि तुम अगर एक आधे पोस्ट को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद कितना भी बड़ा एजुकेशन लाओ तो तुम्हें वही पोस्ट पे रहना पड़ेगा, जो सीनियरिटी के हिसाब से होगा वही होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपका एजुकेशन अगर एडिशनल है तो आपकी प्रमोशन होते ही जाएंगी कंटिन्यूसली। आप 50 साल के भी हो गए और फिर से आपने एमबीए डिग्री ऐड कर दिया उसमें, तो आपका 6 महीने में प्रमोशन है। ये एक बात का बेनिफिट है यहाँ पर। अब एग्जाम का पैटर्न कैसे चलता है, जैसे मैंने बताया आपको कि आज अगर वैकेंसीज लॉन्च हो गई, तो वैकेंसीज लॉन्च होने के ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपका पहला एग्ज़ाम होता है जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं। और ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसके मार्क आपको काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज तुमने फॉर्म भरा है, 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा नॉर्मल आईबीपीएस पीओ क्लर्क का। 35 मार्क के लिए रीजनिंग आएगा, 35 मार्क के लिए कॉन्ट मैथमेटिक्स आएगा और 30 मार्क के लिए इंग्लिश आएगा। ऐसा 100 क्वेश्चन का 100 मार्क के लिए प्रीलिम एग्जाम होगा। 100 में से 99 मार्क मिले आपको, ओके, 99 मार्क। तो और कट ऑफ लिस्ट क्लोज हो गई 70 मार्क पे। फॉर एग्जाम्पल आपको 99 मिला और एक स्टूडेंट को 71 मार्क मिला, आप दोनों भी क्वालिफाई है, 99 वाला भी क्वालिफाई, 71 वाला भी क्वालिफाई है। ये दोनों कहाँ जाएंगे, इस मेंस एग्जाम में जाएंगे। लेकिन उस 99 वाले के भी मार्क काउंट नहीं होंगे और 71 वाले के भी काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ एंट्री एग्जाम है। आपको सिर्फ कट ऑफ के ऊपर जाना है। 69.75 वाला घर बैठा है, मेंस को नहीं जाएगा 70 पे अगर क्लोज हुआ है तो। अब मेंस में अगर 200 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम हो रहा है तो मेंस में आपके जो मार्क होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट, और उसको ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट के लिए। अब फॉर मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट जनरली होते हैं, जैसा एक रीजनिंग है, मैथमेटिक्स कॉन्ट कहते हैं हम इसे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज। एवरेज में भी मार्क पकड़े तो 40 40 40 40 40 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क का पेपर आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है मैं आउट ऑफ करके आता, मैथ्स भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, जीएस भी अच्छा है, कंप्यूटर थोड़ा वीक है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। 4 टॉपिक के मेरे 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो मैंने 5 में से कितने क्वेश्चन टॉपिक सॉल्व किए, 4 टॉपिक सॉल्व किए, तो मुझे कितने मार्क मिले आउट ऑफ, 160 मार्क मिले। और लिस्ट क्लोज हो गई 140 पे, तो भी मैं फेल हो जाता। मुझे 160 मार्क मिले और लिस्ट क्लोज हो गई 140 पे, देन ऑल्सो आई गॉट फेल। व्हाई?
क्योंकि मैंने जो एक सब्जेक्ट है उसको क्वालिफाई नहीं किया। इसमें इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 सब्जेक्ट में पूरे मार्क कवर कर लेता और 2 सब्जेक्ट छॉल ही नहीं करता, या मुझे आते नहीं, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो नहीं चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर मानो रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 में से उन्होंने 7 मार्क पे कट ऑफ रखा है क्वालिफाइंग का, तो तुम्हें 7 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर ऊपर कितने भी ले लो। तो ये इंडिविजुअली क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। दूसरी बात, कभी कभार इसमें कंपोजिट टाइम दिया जाता है। कंपोजिट टाइम क्या होता है? अगर रीजनिंग 40 क्वेश्चन आए हैं और उन्होंने उसके लिए 20 मिनट का समय दिया है, तो आप टोटली 20 मिनट रीजनिंग ही सेक्शन में रहेंगे। आपको दूसरे सेक्शन में मैथ्स में या इंग्लिश में नहीं जाते आएंगे, आप क्लिक करके भी नहीं जा सकेंगे। टोटल 20 मिनट आपको उस रीजनिंग में गुजारना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ आए या ना आए। इसे कहते हैं कंपोजिट टाइम। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक टाइम सिलेक्ट किया है। अगर 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का अगर समय है और उन्होंने सबके लिए 25 मिनट अगर दिए हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में 25 मिनट में ही सब करना है। फिर कभी क्या होता है कि किसी के लिए जीएस ये सब्जेक्ट बहुत इजी होता है और मैथ्स को बहुत समय लगता है ना। जीएस का क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, मालूम है तो आंसर दो, मालूम नहीं है तो छोड़ दो, बस हो गया, ये नॉलेजेबल टॉपिक हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है, समय लगेगा, इसमें मालूम होने वाली बात ही नहीं है। तो फिर टाइम किसे लगना चाहिए? मैथ्स को। और जीएस को टाइम कम लगता है। तो जब कंपोजिट टाइम नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो जीएस का टाइम बचा हुआ है वो मैथ्स में लगाते हैं। जो थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट है जिसको कम समय लगता है उसका टाइम बचा बचा के जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक है उसमें लगाते हैं। लेकिन कंपोजिट टाइम अगर दिया गया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको इस बात की प्रैक्टिस करना है कि मुझे 25 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथ्स के कैसे डील करने हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी कब होती है? जब ऐड आती है तो ये सारी चीजें उसमें दी जाती है। आई बात ध्यान में आपको? कंपोजिट टाइम क्या होता है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू होता है ऑफिसर। पहले तो शुरू में क्लर्क के लिए भी लिया जाता था, अब बाद में उन्होंने क्लर्क के लिए कुछ हद में बंद कर, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने क्लर्क के लिए क्लास 3 लेवल के लिए बंद कर दिया है। तो ऑफिसर, मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है तो मुझे एक बात नोटिस हुई इंटरव्यू में, शायद किसी ने अगर इंटरव्यू दिए होंगे एग्जाम के लिए, तो एक बात ये नोटिस किया कि मुझे ज्यादातर क्वेश्चन मेरे नॉलेज पे पूछे ही नहीं। और ज्यादा मतलब 15 मिनट का अगर इंटरव्यू हो रहा है ना, तो उसमें का 10 मिनट का इंटरव्यू जनरल बातों पे चला रहे, जनरल बातें। फिर आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ये टाइप का बिजनेस करते हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं गए वो बिजनेस में? मेरी ये चॉइस थी, मुझे इधर उधर जाना है। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि तुम्हारे पापा का बिजनेस तुमने ग्रो करना चाहिए? बस यही सवालों पे जनरल बातें। इसलिए इंटरव्यू को तो आप कंसिडर करो ही मत। जिस दिन आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपको 15 दिन या 1 महीना जब भी आपको इंटरव्यू को समय मिलेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि जाते समय आपकी जितनी भी सर के ऊपर एक्सपेक्टेशन का लोड है ना, अरे मुझे जॉब, मेरा अभी मैं इंटरव्यू तक आ गया, अब यहाँ से अगर कट गया तो कैसा होगा, फिर मेरी जॉब चली जाएंगी, ये फेंक दो पूरा। जा जो भी होगा वो होगा। इंटरव्यू में अगर ये इंटेंशन से अगर गए तो तुमको बताओ तो इंटरव्यू में फेल नहीं किया जाता कभी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, सब झूठ बात है। इंटरव्यू में कभी इंसान फेल नहीं होता। इंटरव्यू में मार्किंग किया जाता है। अगर आपका मेंस एग्जाम का स्कोर 160 है और इधर 50 में से आपको सिर्फ 10 मार्क मिले हैं इंटरव्यू में, बहुत ही खराब गया, इतना बुरा गया कि सिर्फ आप नाम और पिताजी का नाम और गांव, खेड़ा गांव बता के, पत्ता बता के आ गए, बस सबके आंसर नो बता के आए, तो भी आपको एटलीस्ट नाम बताने के 4 मार्क मिलते हैं। सिर्फ नाम बताने के 4। और इतना बुरा गया कि तुमको ये भी नहीं बताते आया कि मेरा
ट्वेल्थ में का ये फेवरेट सब्जेक्ट था और इसका ये फॉर्मूला क्या है, या और कुछ जो भी बात थी ये भी नहीं बताते हैं। तो 10 मार्क लेके आ गए आउट ऑफ 50। आपका मेंस का स्कोर होगा 160 और इंटरव्यू का स्कोर होगा 10। इसको किया कंबाइन। अब इसका लगता है परसेंटाइल। अब आपने अगर मेंस में बहुत अच्छे मार्क ले लिया ना, तो शायद अगर आपका इंटरव्यू खराब भी जाए तो भी उसका टोटल परसेंटाइल होता है और उस पर मेरिट लिस्ट लगती है, ना कि आपके इंटरव्यू पे। नहीं तो आपके दिमाग में अगर एक गलत फहमी होंगी कि मैं को तो बोलती ही नहीं आता, फिर मैं इतनी पढ़ाई करके क्या करूं, मैं अगर 200 में से 200 ले भी लूं और इंटरव्यू में फेल हो गया तो फिर क्या करूं। इंटरव्यू में फेल नहीं किया जाता है, सिर्फ उसके मार्क जो है वो आपके टोटल स्कोर में ऐड करके उसका परसेंटाइल निकाल के आपकी मेरिट लिस्ट लगाते हैं। कुछ ऑफिसर को हमने हमारे इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया था, तो शायद ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि कितना अच्छा बोलेंगे, इतने बड़े ऑफिसर है। तो तुमको बताऊं कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। ऐसे हालात में मैं सोच में पड़ गया, इतना बड़ा ऑफिसर, इसने इंटरव्यू कैसा फेस किया होगा। तो फिर बस जब पूरा सेशन खत्म होने के बाद मैं उनसे डिस्कस किया, तो उनको ही रियलाइज हो गया कि इनके मन में ऐसा सवाल आया, तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। सर बोले मुझे ना ये इसके लिए बुलाया मत करो, बोले तो मैं कैसे वैसे मेंस एग्जाम के भरोसे निकल गया, बोले इंटरव्यू में मैंने कुछ नहीं किया, बोले तो आप हमारे रिलेटिव्स थे इसलिए मैं आया, बोले लेकिन इसके बाद बुलाना मत, बोले हमको। तो इंटरव्यू में कभी फेल होते नहीं। अगर ऐसा है आपके दिमाग में तो हटा दो बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको दिक्कत है प्रेजेंटेशन की, तो जब हमारा मेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो हम स्पेशल इंटरव्यू के लिए सेशन रखेंगे कि अगर हजारों लोग या लाखों लोग भी आपके सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए, तो उनको 1 घंटा तक बोर नहीं होने देना। इतनी क्वालिटी हम क्रिएट कर देंगे हमारे अंदर। तो वो बात की बात है। अब ये है आपके सब्जेक्ट जो मेंस में आएंगे। इसमें से पहले जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 3 प्रिलिमिनरी के, फर्स्ट एग्जाम के। अब प्रीलिम में एवरेज बताता हूं आपको, इधर चेंज, ये 30 मार्क, ये 35 और ये 35, ऐसा होगा पूरा टोटल 100 क्वेश्चन, और इसके लिए मिलेंगे आपको 100 मार्क। अब आपका टारगेट, अब इसके लिए टाइम कितना है, 60 मिनट। क्या बात कर रहे हैं सर, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये तो बेवकूफ़ बना रहे, हमको कुछ भी बता रहे और अपना अपनी रोटी सेक के चले जा रहे। आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, वो दिए हैं उन्होंने। मेरा टारगेट 60 क्वेश्चन का है, 60 का। मुझे 60 मिनट में सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। 100 दिए हैं उनने, मुझे थोड़ी करना है। मुझे 60 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, उसमें का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरा। ये मेरा प्लानिंग होगा, इस प्लानिंग से मैं चलूंगा। जिसको 100 के 100 सॉल्व करना है, वो तो 100 के 60 करने पे आ जाएगा फिर। तो इसीलिए प्लानिंग क्या है कि भले ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन हो सकता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं पॉसिबल सर। करते क्यों, 60 करो ना, 40 छोड़ दो, सिर्फ 40 करो, सॉरी 60 करो। और लेकिन वो ऐसे करना, उसका एक भी मार्क चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गई तो आपको पेनल्टी लगेगी, उसकी निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत, 1 मार्क गया, भारी पड़ सकता है। अभी लास्ट टाइम 72.50 एक को मार्क है, 72.50 और 72.75 पे क्लोज हो गई लिस्ट। कितना फर्क पड़ा, 0.25 का। 0.25 से वो पीओ बन रहा था और 0.25 से वो वापस घर पे बैठा। 0.25 से अगले महीने में उसके अकाउंट में 80,000 रुपये सैलरी आने वाली थी अगले महीने से, और 0.25 से उसके महीने में 0 रुपये भी नहीं आएंगे। 0.25 से उसको
दूसरे दिन से लोग नोटिस करने लगेंगे, अरे ये लग गया लग गया लग गया। 0.25 से उसको चल बाद में बात करना, रिस्पेक्ट नहीं होना। 0.25 से अगर वो किसी के शादी में जाए ना, तो 10 लोगों को हटा के पहले तू आ स्टेज पर। 0.25 से इसकी फोटो खींचा, ये महाराष्ट्र बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, मेरा दोस्त है ये। अगर 0.25 मार्क कम पड़े ना, 2 मिनट मेहमान होने दे, यह स्टेटस का फर्क पड़ता है, इतना फर्क है लाइफ में। तो इसीलिए प्लानिंग ये होनी चाहिए, अगर 60 का टारगेट है तो एक भी कम नहीं, और 50 का टारगेट है तो एक भी कम नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 आपके प्रिलिमिनरी के सब्जेक्ट हैं। तो फिर और मेंस के लिए अलग करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रीलिम में 3 सब्जेक्ट कर लिए, आपने प्रीलिम में 3 सब्जेक्ट कर लिया, अब मेंस में आपको 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, एक जनरल नॉलेज और दूसरा कंप्यूटर नॉलेज। अब यहां पर देखो, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये दोनों अलग अलग चीजें लिखी है, ये एक ही चीज है। क्या होता है कि एक ओल्ड नॉलेज होता है और एक नया नॉलेज, न्यू नॉलेज होता है ना। नया नॉलेज कौन सा? फॉर एग्जांपल अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है ना, अब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो लोकसभा में टोटल कितने सीटें रहती है, इसका जवाब तुम दोगे। तो ये नया नॉलेज है कि पुराना नॉलेज है? पुराना नॉलेज है। लोकसभा में जब से कॉन्स्टिट्यूशन में जितना उसको लोकसभा में मतदार संघ बनाए गए हैं उतने वो सीटें लड़ाते हैं, बराबर है ना। लेकिन करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन पूछना है उसको, तो एनडीए को आउट ऑफ कितने एमपीज कितने सीट चुनकर आए हैं, तो ये करंट नॉलेज हो गया। तो करंट मतलब अभी जो एक साल में जो हुआ है उससे रिलेटेड, जो अब किससे रिलेटेड? हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल इवेंट से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिकल रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। मुझे तो एक बार ये सवाल दिखा था अपना इसमें एसबीआई में कि प्रेस्टीज कुकर मालूम ना आपको, जिसमें अपन बिरयानी पकाते, प्रेस्टीज कुकर, उसके ब्रांड एम्बेसिडर कौन है बोले। हम नीचे जोड़ियां दी थी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, काजोल, अजय देवगन वगैरह वगैरह, ऐसी जोड़ियां दी। अब ये उसी को मालूम जिसने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखा था, ये तो फिल्मों में, ये तो बुक्स में पढ़ा है नहीं है। एंटरटेनमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट के। अब तुमको ये तो ये सवाल अगर पूछेंगे कि भारतीय फिल्म की स्थापना कौन से वर्ष से हुई है, तो ये पुराना नॉलेज हो गया। लेकिन अभी का आईफा अवार्ड किस फिल्म को गया, बेस्ट एक्टर किसको गया, ये पूछा तो ये एंटरटेनमेंट पे सवाल है। तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस एक ही बात है, फर्स्ट सिर्फ इतना है, इसमें न्यू नॉलेज आता है 1 साल का, इसमें ओल्ड होता है। अब साथ ही में बैंकिंग अवेयरनेस जो आता है वो किस रिलेटेड आता है? बैंकिंग मतलब सिर्फ बैंक से संबंधित नहीं, अब बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब आएगा। अब बैंक से जुड़ा, बैंक सिर्फ क्या करता है, अभी फॉर एग्जांपल देखो आपको बताता हूँ, जैसा एचडीएफसी बैंक है, किस किस क्षेत्र में काम काम करता है एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में काम कर सकता है, लोगों के अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट मेंटेन करता है। उसके बाद में लोन सेक्टर में काम करता है, उसके बाद में हाउसिंग फाइनेंस करता है, उसके बाद में इंश्योरेंस में भी काम करता है, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी, जैसे आईसीआईसीआई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी काम करता है, मतलब उनके डीमैट अकाउंट भी होते हैं। इतने डिफरेंट वैरायटी में काम करते हो। तो आपको फिर इंश्योरेंस का, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का, बैंकिंग का, लोन सेक्टर का, ये सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होगी या फाइनेंशियल ये हो गए, प्लानिंग्स हो गए गवर्नमेंट के, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं कि जो इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल, तो है तो पॉसिबल, क्योंकि मैं नहीं लगूंगा तो कोई ना कोई लग ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं थी उसको भगवान ने एकदम चमत्कार करके बैठा दिया वहां पे,
ऐसा तो पॉसिबल, उसने उतना कंप्लीट किया और वो लग गया, मैंने कंप्लीट नहीं किया और मैं नहीं लगा, बस इतना फर्क है। इसमें कोई मिरेकल नहीं हुआ और ना वो किसी गॉड का बहुत लाडला है, उसने दो चार उपवास ज्यादा रखे सोमवार के तो वो लग गया, इस ऐसा कुछ नहीं है। उसने उतना क्राइटेरिया कंप्लीट किया, वो लग गया। मैंने उतना क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया, मैं नहीं लगा, बस यही फर्क है ना लगने का। दूसरा कारण ही मत बताओ, दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। और रह गई बात अपनी परिस्थितियों की, तो ये तो बिल्कुल ही कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के, इंडिया के और दुनिया के भी जितने भी महापुरुष होकर गए, वो इतने बुरे हालातों से गुजर के चले गए और इतने टॉप लेवल पे गए कि उनको देखकर तो हम कुछ भी नहीं है। फिर हालातों की बात ही नहीं है, वो रीजन ही नहीं हो सकता सक्सेस के लिए। वो जो लोग रीजन लगाते हैं मेरे सक्सेस के पीछे मेरी गरीबी आ गई, मेरा ये हो गया, तो वो रीजन ही नहीं हो सकता, बहाने हैं सिर्फ वो। अदरवाइज तुमको बताता हूँ, तुम एक अंदर से पूछोगे ना कि क्या मैं पूरा काम धंधा करके भी क्या मैं 6 घंटे या 4 घंटे दिल लगा के पढ़ाई कर सकता हूँ, तो अंदर से आवाज आएंगे बिल्कुल कर सकते हैं। 8 घंटे सो रहा हो तो 6 घंटे सो, 6 घंटे की ड्यूटी कर रहा हो तो 6 घंटे की ड्यूटी कर, 2 घंटे मोबाइल देख रहा हो तो मोबाइल देखना बंद कर ले, सब हो जाता है। सिर्फ बहाने नहीं होना है, बहानों पे, बहानों पे 95% लोग जिंदा है, इनके बहाने अगर हटा दिए ना तो ये पागल हो जाएंगे, अरे मैं कहाँ आ गया। सिर्फ बहानों के भरोसे जिंदा है लोग, और खुद खुद अंदर खुशियां मना रहे कि ये बहाने हैं करके मैं ऐसा हूं, नहीं तो मैं आज तक कलेक्टर बन जाता था। तो इसीलिए मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको साथ ही साथ मोटिवेट हो जाए, और आपके जो भी बीच में रास्ते में जो खड्डे होंगे या को निगेटिव पॉइंट्स होंगे हट जाते हैं सब। आई बात ध्यान में। इसमें एक और सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नॉलेज। वो किस लिए, पहले नहीं आता था वो, 10-15 साल पहले, बाद में आने लगा, क्योंकि सारी की सारी बैंक जो है वो कंप्यूटराइज हो गई। अब पहले क्या होता था मालूम, कि मैं अगर पैसे जमाने कराने गया तो वो पैसे हाथ से लेता था, कितने लाए भैया, 500 रुपये, फिर मेरा नाम कौन से रजिस्टर में है पूरा ढूंढ के लाता था, उसमें लिखता था 500 जमा हो गए, बंद करता था, वो रख देता था, पूरी बैंक भरी पड़ी है। अब ऐसा है कि वो डायरेक्ट दो चार बटन दबाता, उसमें 500 ऐड कर देता, पैसे गए। अब कुछ दिनों के बाद में आपको, यहाँ से 10-15 सालों के बाद में, जो भी आपके जेब में नोट दिखाई देती ना, वो खत्म हो जाएंगी। तुमको टोटल डिजिटल मनी पे काम चलेगा। अब थोड़ी सी जनरेशन बची है बेचारी 60-70-80 उम्र की, उनको नहीं समझता करके वो रखा है। अगर मुझे चप्पल भी सिलानी है ना, तो भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि उसके भी पैसे अकाउंट में रहेंगे, मेरे भी पैसे अकाउंट में, सबके पैसे, पैसों की चोरी बंद हो जाएंगी, फिर साइबर क्राइम चलेगा। उसमें एक स्कोप है तुमको, अगर करना चाहे तो। अगर तुम आईटी सेक्टर में के हो तो फिर उसमें ऐसी कुछ काम के इंतजाम करो कि साइबर क्राइम से तुम लाखों करोड़ों रुपए लेके लंदन चले जाओ विजय माल्या के जैसे, और वहां से जब क्रिकेट मैच देखने जाओ तो इधर इंडिया को हाथ बताना, जैसा विजय माल्या करते हैं। आई बात, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज। जब प्री में आते हो तो 3 सब्जेक्ट 100 के होते हैं, और मेंस में आते हो तो ये 3 वापस रिपीट हो जाते हैं, और इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, एक जीएस वाला और एक कंप्यूटर वाला। ऐसा 200 का पेपर बन जाता है आपको, प्री और मेंस। ओके, ये क्वांट जो बताया जाता है ये मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बोलते हैं उसे मैथ्स बोलते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें दिया है प्रैक्टिस विदाउट टाइमर। सबसे पहले तो ये है कि उसेन बोल्ट का नाम सुना है आपने, कौन है उसेन बोल्ट? रनर है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। सोचो कितने लोग हैं दुनिया के अंदर, अंदाज दुनिया में कितने लोग होंगे? 850 करोड़ लोग हैं, 850 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और उनमें सबसे तेज वो उसेन बोल्ट दौड़ता है, वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियन। अब
तुमको और उसेन बोल्ट को दौड़ाया तो कौन जीतेगा? तुम जीतेंगे ना। उसेन बोल्ट को और तुमको दौड़ाया तो कौन जीतेगा? तुम जीतेंगे, विदाउट टाइमर। क्योंकि जीत हार है ही नहीं ना। लेकिन अगर टाइम लगाया तो वो जीतेगा। उसका पहला जो टाइम था वो 8.56 इतना सेकंड का टाइम था 200 में। अब तुम्हें बताता हूँ, उसने उतना टाइम कवर करने के लिए उसने खुद का पहला रिकॉर्ड सेकंड टाइम खुद ही तोड़ दिया। पहले ओलंपिक में जो उसने रिकॉर्ड बनाया था, दूसरे ओलंपिक में खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया। कितने सेकंड से? 0.4 सेकंड से। अब तुम सोचेंगे ये 0.4 सेकंड के लिए उसने पूरे साल भर रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन मेहनत किया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रैक्टिस विदाउट टाइमर। हमें टाइम लगाना ही नहीं है। हमको सिर्फ एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, बस इतना ही टारगेट है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये एग्जाम में पूछा गया है अब तक और ये मुझे आता नहीं। नहीं, टाइम की चिंता लगे उसको एक क्वेश्चन को 10 घंटे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है प्रैक्टिस विद टाइम। अब दूसरी बारी आती कि नहीं, अभी अगर वो क्वेश्चन के लिए मुझे 10 मिनट लग रहा है तो मेरा टारगेट है उसको आधे मिनट में करना। तो उसके लिए मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? शायद 100 बार करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं जहाँ पर हमारा पूरा पेपर वो जेरोक्स वेरोक्स का काम जाता है ना, वहाँ पर मैं कभी कभार जाता तो एक लड़का है, उसके हाथों की स्पीड देखेंगे ना तो इतना फास्ट वो जेरोक्स निकाल देता है, 200 पेपर फट। अब एक नया अब एक लड़का नया लगा वहां पर, एक पेज जेरोक्स करने के लिए 5 मिनट लगाया उसने। कब? 1 महीना काम करने के बाद उसको 3 मिनट लगे, 2 महीने काम करने के बाद 1 मिनट लगा, 6 महीने के बाद में 1 सेकंड में एक पेज का जेरोक्स कर रहा हूँ। तो टाइम कब कवर होता? तुम बार 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 प्रैक्टिस करने से वो टाइम कवर हो जाता। प्रैक्टिस सेक्शन, सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि पहले तो ये होता है कि देखो मार्केट में अवेलेबल टेस्ट पेपर है। अब तक जितने भी बैंक के एग्जाम हुए होंगे सबके पेपर मार्केट में अवेलेबल है, सभी के। और ये पेपर हम विदाउट टाइम से सॉल्व करेंगे, फिर टाइम से सॉल्व करेंगे, फिर इसी पेपर को कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे, फिर कंप्यूटर पे विदाउट टाइम करेंगे और कंप्यूटर पे विद टाइम करेंगे। ये स्ट्रैटेजी है उसकी। फिर जैसा डायरेक्ट फाइनल एग्जाम जो होता है उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनती है उसकी। तो इस प्रकार से हम हमारे स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन एक है कि तुम्हें भरोसे पे रहना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे। हम आपको ये वादा करते हैं कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। उसका टाइम कैसे कवर करना है वो भी हम करेंगे, लेकिन जितना डेडिकेशन आपको करना है, जितना देना है, अगर वो नहीं देंगे तो तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे जो नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। वो उसी के लिए है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के, सब कुछ निछावर करके बस एक ही धुन में लगा हुआ है कि नहीं दोस्त का बर्थडे, नहीं मूवी दे, नई मूवी लगी, नहीं। क्यों? वो सनी देओल के साथ कफन बांधता सर पे, इसको मार के मैं सांस लूंगा करके। वो कफन बांधा है, कफन बांधा और तू मूवी देखने गया, सर पे कफन है इसके और ये मूवी थिएटर में। कैसा होगा इसका? सर पे कफन है और ये बर्थडे के पार्टी में डांस कर रहा है डीजे पे। ये नहीं हो सकता। एक तो वो करो या तो ये करो। और इतना डेडिकेशन और इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शायद अभी एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 इसकी तरफ मुड़ना होगा हमें। अगर आज नहीं करोगे तो शायद कल करना पड़ेगा, और कल नहीं करोगे तो इसका आपको जुर्माना आपको ही भुगतना पड़ेगा। आई बात समझ में?
कुछ अगर सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। और ऐसी मैंने बताई कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, सिर्फ ऐसा ना सोचो कि फिर बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भाई हम बाकी एग्जाम तो दे सकेंगे या ना दे सकेंगे, 100% दे सकेंगे। आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, मैथ सॉल्व कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आने लग, क्या फर्क है इंग्लिश में, इधर भी वही ग्रामर है, इधर भी वही ग्रामर है, इधर भी वही क्वेश्चन मैथ्स के, इधर भी वही क्वेश्चन मैथ्स के। रीजनिंग में पैटर्न अलग हो जाता है पूछने का, जीएस चेंज हो जाता है, चेंज मतलब क्वेश्चन के सेक्टर अलग हो जाते हैं। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम दो तो उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री या साइंस का लेवल ज़्यादा होगा। अगर आप उधर इधर एमपीएससी साइड में आओ तो आपको महाराष्ट्र लेवल के एग्जाम पूछे जाएंगे। तो ये फर्क हो सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होंगी। आई बात ध्यान में? तो इसके लिए हमने एक बैच का आयोजन किया है, एप्टैट एजुकेट की तरफ से हमने बैच का आयोजन किया है। मंडे से हम ये बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोगों को इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप शुरू में शायद अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम तो चेक करना चाहते हैं आप कैसा पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम डेमो की भी व्यवस्था करेंगे, आपको डेमो भी देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन भी करना पड़ता है, और ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम सब स्टार्ट करेंगे। और रही बात टाइम की, तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके फीडबैक से मॉर्निंग में रखना है या इवनिंग में रखना है, उस हिसाब से हम बैच का आयोजन करेंगे। और आप सबके शायद नंबर हमारे पास है ना, और इनको टाइम का हम नंबर से मैसेज करके बता देंगे। तो मिलते हैं मंडे को बैच में। थैंक यू। बादलों के बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, घर मेरा मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई, लेकिन मेरी भी जिद थी वही आशियाना बनाने की, वही आशियाना बनाने की। अब मैं मंजू भोयर, मार्केटिंग ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरकारी नौकरी प्राप्त करना ये सभी का सपना होता है और हर कोई सपना देखता है, लेकिन उसे सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी बहुत सारा नींद को त्यागना होता है क्योंकि विदाउट हम अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने नींद के साथ तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। रही बात बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ बहुत मैटर करता है, वो स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड नहीं है, वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह ये बैंकिंग में भी होता है। अगर आप एक सेकंड इधर भी मोड़ लो तो आप 10 लोगों के पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीए, ये तीनों को आप ये चारों सब्जेक्ट से आपको प्रेम करना होगा। अगर प्रेम नहीं कर पा रहे
तो आपको उसको प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात होती है, बहुत लोग ट्राई करते हैं कि एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि मैं तो गांव से हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या फिर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो ये सब एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहिए। जितने हम एक्सक्यूज़ेस देंगे उतना ही हम पीछे चलते जाएंगे। अब बहुत लोग इंग्लिश से डरते हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि बैंकिंग में इंग्लिश बहुत टफ आता है। इंग्लिश से डरना नहीं है हमको, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो बहुत एक टाइम आ जाता है कि वो आपका स्कोर बढ़ा देता है, वो भी मेंस एग्ज़ाम में। जब जीए के क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं कि गेम चेंजर हो जाता है कि जीए के क्वेश्चन नहीं आते उस टाइम, और कभी कभार हमारे डीआई के क्वेश्चन भी नहीं बन पाते, रीजनिंग में भी पज़ल नहीं बन पाता है, पूरा टाइम 40 मिनट चला जाता है और एक भी पज़ल नहीं बन पाता है। तो उस टाइम क्या होता है, हम जो बाकी के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर पज़ल नहीं बना तो हमारे 5 या 10 मार्क तो चले गए। फिर उसी टाइम हमको स्कोरिंग करने के लिए एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि आपको ग्रामर ही पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश में द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, और उसको पहले होगा ना कि हम न्यूज़पेपर देखेंगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे भी लगता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। आप धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट लाओ, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और बहुत सारी होती है ना कि वोकैब का प्रॉब्लम होता है, तो वोकैब आप लिख के रखो बुक में, या फिर फ्रेजेस होता है वो लिख के रखो। और उससे भी बड़ी बात है कि आप उसको डेली आपके जब आप किसी से बात करते हो तो उस टाइम उस वर्ड को यूज़ करो। स्टार्टिंग में जो किसी के साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे ना तो वो उनको भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो बहुत टफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस बहुत टफ होते हैं। लेकिन वो बोलेंगे अरे क्या बेवकूफ़ है, क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन वही वर्ड्स आप जब यूज़ करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे, और जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो विद इन अ सेकेंड आप उसको क्लिक कर पाओगे उसके सब्स्टिट्यूट को। ये इंग्लिश का बेस्ट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और वोकैब को आप लाओ। अभी बहुत टाइम होता है कि किसी को ग्रामर नहीं आता है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली आप जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे उस टाइम आपको क्लिक होगा कि ये वर्ड के बाद ये वर्ड आना ही चाहिए। ये होता है इंग्लिश का स्कोर, इसीलिए इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये एक बार पज़ल बना तो ठीक, नहीं बना तो पीछे गए हम। तो उससे क्या है, आप उसका प्रैक्टिस करो। कोई भी पज़ल लो, उसका पहले टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट दो। एक बार आप उसने सेक्शनल टेस्ट दिया, कोई भी प्लेटफॉर्म उठाओ, उसका कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट देते देते ऐसे हमको कहीं लगातार 100 तो भी मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। हर एक कोई भी प्लेटफॉर्म उठाओ, कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, जहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं वो भी दो। उससे आपको नॉलेज मिलेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज़ दोगे तो उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। आप 2-3 मॉक टेस्ट दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के, उसको आपको पता चलेगा कि हमारी लेवल कहाँ है। जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया वो टेस्ट देते हैं हम लोग, तो हमको पता चलता है कि मैं किस पोजीशन में हूँ और मुझे कितना आगे बढ़ना है। और जब हम एक्यूरेसी के साथ साथ आए, और दूसरी बात, कोई भी टेस्ट सीरीज़ देते हो आप तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है। अभी क्लर्क की जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पता है 100 आउट ऑफ 92 का भी कट ऑफ लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हमको तो हर एक क्वेश्चन को भी आना ही है उस टाइम।
तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना चाहिए, तभी हमको हमारी गलतियाँ पता चलेगी कि हम कहाँ से क्या गलत हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा स्कोर, लोगों का क्यों स्कोर हो रहा है, ये हमको पता चलेगा। दूसरी बात है कि जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपको एक स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और एक बात कहना चाहूँगी कि आपको डेली का टारगेट सेट करो कि मुझे इतने क्वेश्चन लगाने ही है। अगर रीजनिंग की बात करो तो मुझे सिलोलिज्म भी लगाना है, कोडिंग डिकोडिंग भी लगाना है और इनइक्वालिटी का भी लगाना है, 5-5 क्वेश्चन। और जो DI हो पजल्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस लगाने ही है। अब कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे अभी अवेलेबल है डेली का टारगेट। मैंने तो गाइडली से किया था। गाइडली में रोज़ का डेली टारगेट होता है, उसको आप 1 घंटे में पूरा क्लियर करना ही चाहिए, तभी आपकी वो स्पीड बढ़ेगी। और तभी जाके जब 100 आउट ऑफ क्वेश्चंस छुड़ाने हैं और हमको कट ऑफ के पार जाना है, तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट स्पीड हम नहीं कर पाते। बैंकिंग क्लियर मतलब हो ही नहीं पाता, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करता है। अब बहुत लोग हैं कि एग्ज़ाम देते हैं, फिर कुछ टाइम क्या होता है कि फेल हो जाते हैं। तो हमें कोई भी एग्ज़ाम को घबराना नहीं है। फेल होगा मतलब फेल होंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा, हमें उसको घबराना नहीं है उससे, क्योंकि हम बचपन में साइकिल भी चलाना सीखते थे, वो भी 10 बार गिर के ही सीखे हैं। तो ये तो फिर सरकारी नौकरी की बात है, हमें उसको घबराना नहीं है। अब एक बात कहना चाहूँगी, छोटे से स्टोरी बताना चाहूँगी। एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, एक फिश पॉट लाया। फिश पॉट में एक बड़ी मछली थी और एक साइड में बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ थी। अब वो बड़ी मछली क्या करती थी, उसको जिंदा रहने के लिए वो छोटी मछली को खाती थी और फिर वो अपना भोजन करके जिंदा रहती थी। फिर वैज्ञानिक ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद वो कांच की दीवार लगा दी। वहाँ पे कांच की दीवार लगा दी, तो अब ये मछली जाएगी कैसे, पार कैसे करेगी रास्ता। वो क्या करती थी, ट्राई करती थी जाने के लिए, उसका सर फूटता था, कुछ ना कुछ हो ही जाता था उसका। फिर ऐसा उसने 1 वीक ट्राई किया। 1 वीक ट्राई करने के बाद उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वो वैज्ञानिक ने वो कांच की दीवार है वो हटा दी। लेकिन अब उसके पास पूरी का पूरा उसका भोजन रेडी था, फिर भी वो क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपनी इच्छा शक्ति ही खो दी। कि उसको लगा कि नहीं, अभी तो उसको पता ही नहीं चला कि दीवार तो उठ गई है, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, अब मैं फिर से जाऊंगी ना, फिर से मेरा सर फूटेगा, और उसने इच्छा शक्ति ही खो दी। और उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो मर गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें प्रैक्टिस करके ही रहना चाहिए, हमें फेल होंगे इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर मछली ने ट्राई करती थी फिर से, तो कभी ना कभी तो वो दीवार टूटती थी ना, और वो जिंदा रह पाती थी। तो उसी तरह है कि हम अगर ट्राई करते ही रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे तो कभी ना कभी हमको सक्सेस मिलती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि, और बहुत लोग होते हैं कि ट्राई करते फिर अब मुझे नहीं जम रहा है, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ या फिर ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं, अगर आप में खुद में इच्छा शक्ति हो और आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो आप कर ही लोगे। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आज के लेक्चर से जो भी आपको समझ में आया है, तो बहुत टाइम होता है कि लोग सोचते हैं कि परसों से करूँगी स्टार्ट स्टडी, फिर 1 वीक के साथ। आपको कोई शुभ मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपना जब भी टाइम मिले, जिस टाइम से वहीं से स्टार्ट करना है स्टडी को। क्योंकि वक्त जो होता है ना, वो कहते हैं ना समय बलवान है, वो फिर से लौट कर नहीं आता है, वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए हमको जब भी टाइम मिलता है वहीं से स्टार्ट करो स्टडी।
ऐसे नहीं कि आज मैं घूम के आऊँगी फिर मैं करूँगी। आपको थोड़ा सा आपके सपनों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। जो नींद में लेते हैं हम, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लास्ट में यही कहूँगी, टुमारो विल कम टुमारो, टुडे ओनली कम्स टुडे। थैंक यू।